नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हाफ पीरियड जोन। तो डिफ्रैक्शन को हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया। डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट अगेंस्ट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। आज हम समझेंगे कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन के आगे एक और हमारा विशेषण लग गया है, इस फ्रेस्नेल का मतलब क्या है हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई ये एक जगह है और आप यहां खड़े हैं। इस जगह पर पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं, रास्ता ए और रास्ता बी। सिमिलरली डिफ्रैक्शन को समझने के भी दो अलग अलग तरीके हैं। एक को बोलते हैं फ्रेस्नेल और एक को बोलते हैं फ्रॉनहोफर। ये दोनों किसके नाम है? साइंटिस्ट्स के नाम है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आप इसको बोल सकते हैं, डिफ्रैक्शन, और ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब देखिए, समझते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है फ्रेस्नेल में और फ्रॉनहोफर में। देखिए, जो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है, अच्छा उससे भी पहले एक बात ये समझते हैं कि डिफ्रैक्शन में हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए एक लाइट। मान लीजिए आपकी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। उसके बाद क्या चाहिए? एक ऑब्स्टेकल। आप मान लीजिए इस पॉइंट ओ पर कोई ऑब्स्टेकल रख दिया है। उसके बाद क्या चाहिए? एक स्क्रीन जिस पर की इमेज फॉर्म होगी। तो लेट्स से दिस इज स्क्रीन। तो ये स्क्रीन है और लाइट सोर्स कहां है? इन्फिनिटी पे है। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जहां ऑब्जेक्ट रखा है। तो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर को हम इन्हीं तीन चीजों के डिस्टेंसेस के आधार पर कैटेगराइज करते हैं। किसका? लाइट सोर्स आपके ऑब्स्टेकल से कितनी दूर है और स्क्रीन आपका ऑब्स्टेकल से कितनी दूर है। इन दो बातों पे इनका कैटेगराइजेशन डिपेंड करता है। तो फ्रेस्नेल में क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि आइदर स्क्रीन और सोर्स और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां से आपकी लाइट आ रही है, ये ऑब्स्टेकल आपका, ये स्क्रीन है। तो जो लाइट आपकी आ रही है, या तो वो फाइनाइट डिस्टेंस से आती हो। फाइनाइट डिस्टेंस से लाइट कब आ सकती है? जब आपका कोई पॉइंट सोर्स हो। ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट ऐसे आएगी हर डायरेक्शन में। तो ऐसी आती हुई डायरेक्शन लाइट को आप बोलते हो कि ये ऑब्स्टेकल से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। या तो ऐसा हो कि आपका सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, या फिर ऐसा हो कि जहां पर इमेज फॉर्म होनी है ऑब्स्टेकल से, वो ऑब्स्टेकल से फाइनाइट दूरी पे हो, या दोनों ही फाइनाइट दूरी पे हो ऑब्स्टेकल से। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है? या तो सोर्स या फिर स्क्रीन या फिर दोनों शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल। क्लियर है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपका लाइट का सोर्स भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, बहुत दूर, और आपका जो स्क्रीन है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट कोई भी आपका ऑब्स्टेकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं होता। ये बेसिक डिफरेंस है आपका फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। बच्चे बीएससी कर जाते हैं पर ये बेसिक डिफरेंस उनको नहीं पता होता। तो आप हमेशा याद रखेंगे, इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन आइदर सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल, या फिर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे, वो भी चलेगा। क्लियर है? तो हमने डिफरेंशिएट किया फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में। यही इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक डिस्टेंस अगर आप और डिस्कस करना चाहें तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसके ऊपर
एक और डिफरेंस आप कैटेगराइज कर सकते हैं फ्रेस्नेल और आपका फ्रॉनहोफर। देखिए डिफ्रैक्शन का हल्का सा आइडिया आपको क्लास 12th में दिया जाता है वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में, चैप्टर नंबर आई थिंक 10। तो वहां पर जो आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है वो फ्रॉनहोफर कैटेगरी का डिफ्रैक्शन है। हालांकि वहां पे शायद इस नाम की चर्चा नहीं होती, ये हम अब कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया था, एक आपकी कार्डबोर्ड में स्लिट करी गई थी, उस स्लिट के ऊपर हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई थी, और ऐसी लाइट, ये प्लेन वेव होती है आपकी, प्लेन वेव का प्लेन वेव फ्रंट होता है। जब ये लाइट यहां पहुंची तो इसका जो वेव फ्रंट था उसका हर पॉइंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। आपका प्लेन वेव फ्रंट ऐसे मूव करेगा, अगर रेज ऐसे जा रही है ना तो आपका वेव फ्रंट ऐसे होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर सभी का सेम फेज है। तो यहां पर जब आपका वेव फ्रंट पहुंचता है तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसे एक्ट करता है, एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस के सोर्स के नाते काम करता है वो। तो यहां से फिर से नई वेव्स जनरेट होंगी, पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, और ये सब जब किसी रैंडम पॉइंट P पर जाकर इकट्ठी होंगी तो वहां पर इन सब के कारण हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं और डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो कुल मिला के फ्रॉनहोफर में हमने क्या किया, वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कंसीडर करके किसी एक रैंडम पॉइंट P पर उन सब वेव्स का हमने सुपर इंपोजिशन किया, एडिशन किया। यहां पे वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से निकलने वाली वेव्स को हमने कंसीडर किया। फ्रेस्नेल में क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्रीगेट आइडिया है। एग्रीगेट आइडिया का मतलब क्या है, यहां पर आप, जैसे ये आपका स्लिट था, यहां पर वेव फ्रंट को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड ना करके आप उसको रीजन्स में डिवाइड करते हो। फॉर इंस्टांस आपकी वेव फ्रंट यहां ऐसी थी, क्योंकि प्लेन लाइट आ रही थी, आपकी प्लेन वेव थी, तो इस वेव फ्रंट को हम क्या करते हैं, रीजन्स में डिवाइड करते हैं। उसके सेंटर पे एक सर्कल बना लिया, वो रीजन, फिर एक नेक्स्ट रीजन, फिर थर्ड रीजन। तो फर्स्ट रीजन के कारण जितनी वेव्स पॉइंट P पर पहुंचती हैं उन सबको हमने ऐड कर लिया, फिर सेकंड रीजन के कारण, फिर थर्ड रीजन के कारण, और फिर सारे रीजन्स को एक साथ ऐड कर लिया टू फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम वेव फ्रंट पे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, और जबकि फ्रेस्नेल में हम रीजन्स कंसीडर करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको डिस्टेंस का और वेव फ्रंट को कैसे डिवाइड करते हैं, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो रीजन्स हम डिवाइड करते हैं उन्हीं रीजन्स को हाफ पीरियड जोन कहा जाता है, जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन, HPZ। स्टार्ट करते हैं। आपका एक प्लेन वेव इस साइड से आ रही थी, एक प्लेन वेव इस साइड से आ रही थी। प्लेन वेव का वेव फ्रंट कैसा होता है, प्लेन, बिकॉज ऑल दोज पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन हैज सेम फेज या ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। तो ये प्लेन वेव थी। अब प्लेन वेव को मैंने, ये पॉइंट O है, देखिए ये इतनी सारी रेज थी, मैंने O पॉइंट यहां मार्क किया है, और P पॉइंट आपका स्क्रीन पर है। आप ये मान लीजिए प्लेन वेव आ रही थी, और जो पॉइंट O है मैं यहां पर बाद में ऑब्स्टेकल रखूंगा। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम किस तरीके से आपका वेव्स का सुपर इंपोजिशन कराते हैं, सिर्फ इतना समझ रहे हैं, इसलिए अभी ऑब्स्टेकल नहीं लगा रहे। तो जब आगे चल के हम ऑब्स्टेकल लगाएंगे तो वो O पॉइंट पे लगाएंगे, है ना, O पॉइंट पे ऑब्स्टेकल रखेंगे। ऑब्स्टेकल के भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, और O पॉइंट पे ऑब्स्टेकल रखने के बाद हम उस सारी लाइट को P पॉइंट पर वो किस तरीके से ऐड हुई ये देखना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए, जैसे हमने वहां पे वेव फ्रंट पे पॉइंट्स माने थे, यहां पे वेव फ्रंट को मैंने सर्कुलर रीजन्स में डिवाइड कर लिया। जो सेंटर O है उसके अराउंड जो फर्स्ट रीजन बना उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। जो पॉइंट O है और जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर हम इन सब वेव्स के कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं,
O पॉइंट एंड P पॉइंट दे आर एट ए डिस्टेंस B, एक फिक्स डिस्टेंस B पे वो हैं। अब आपको देखना ये है कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आपने रेडियस कंसिडर किया वो किस आधार पे किया। इस बात को तय करते वक्त हमने ये बात ध्यान रखी कि जितना पाथ OP में है M1P में उससे λ/2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। जो पाथ रे आपकी O से P तक चलेगी वो लेंथ आपकी B है, और हमें ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का रेडियस इस तरीके से बनाना है कि जो उसका सरकमफ्रेंस पे पॉइंट M1 है वहां से जब मैं P को ज्वाइन करूंगा तो ये M1P लेंथ कितनी होनी चाहिए, OP प्लस λ/2, मतलब M1P इक्वल टू λ/2 प्लस B, और OP क्या थी, OP थी मेरी B। कहने का मतलब M1P और OP इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2 है, और जिन दो रेज के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होता है वो आउट ऑफ फेज होती हैं। इस चीज का हम आगे यूज करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट M2 पे जाइए। इस सर्कल के बाद आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो M1P से और M2P है, इन दोनों पाथ के बीच में फिर से λ/2 का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। मतलब M2P विल बी λ प्लस B, क्योंकि इसके अंदर λ/2 ऐड करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा। तो M2 ऐसे M3P हो जाएगा 3 λ/2 प्लस P। तो कहने का मतलब है हाफ पीरियड जोन्स हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट करने हैं कि जो सेंट्रल लाइन OP है उसका डिस्टेंस B है, तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट M1 है उसको मैं P से ज्वाइन करूं तो उसका पाथ पहले वाले पाथ से λ/2 एक्स्ट्रा होना चाहिए। सिमिलरली M2P का पहले वाले से λ/2 एक्स्ट्रा, सिमिलरली सो ऑन। तो जो सेकंड एन्युलर रीजन है, इस बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दूं मैं, तो जो ये आपका रीजन बना ये आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन है। ये आपका क्या था पहले वाला, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ये क्या है आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन। क्लियर है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, एक प्लेन वेव फ्रंट को सर्कल्स में डिवाइड किया है। अब सर्कल से ओरिजिनेट होने वाली वेव्स को हम P पॉइंट पे ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को कंसीडर कर रहे हैं, उसको मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करके यहां बनाया है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन एक रीजन है प्लेन वेव का। अब प्लेन वेव का रीजन है, देखिए इस तरीके से है, ये आपकी वेव्स इस तरीके से आपकी तरफ आ रही हैं और ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट पे हमने क्या किया है, जो सेंटर है जहां पे ऑब्स्टेकल रखनी है उसके अराउंड सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। तो इस प्लेन वेव फ्रंट को सर्कल्स में डिवाइड किया है, इतना सा किया है। तो सर्कल्स में डिवाइड करने के बाद हमने जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसको यहां कंसीडर किया है। ये O पॉइंट सेंटर पर है और P पॉइंट यहां पर है। तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं दे विल आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। क्लियर है। तो वहां से हर पॉइंट से छोटी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी। क्लियर है। तो आप मान लीजिए ये वेवलेट जनरेट हुई, तो वेवलेट के कारण जो वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, उनमें से एक डायरेक्शन P की तरफ भी होगी। सिमिलरली दूसरी वेवलेट जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगी किसी और स्थान पे, उसके कारण भी हर डायरेक्शन में जाएंगी और एक डायरेक्शन P की तरफ भी होगी। सिमिलरली जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के अंदर सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हुई उनके कारण निकलने वाली वेव्स सभी डायरेक्शंस में जाएंगी, लेकिन सभी वेवलेट्स से एक एक रे P की तरफ जरूर जाएगी। तो जो रेज इन सेकेंडरी वेवलेट्स की P की तरफ जा रही हैं
वहां पर मैं सारी वेव्स को ऐड कर रहा हूं, और जो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेव बनी, जो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर रिजल्टेंट इन सब वेव्स का एट पॉइंट P में निकालूं तो मान लो ऐसा हो गया y1 sin k1x माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से हो गया। तो इस वेव में एम्पलीट्यूड क्या हुआ, y1, और y1 के करस्पॉन्डिंग ही इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इन सारी वेव्स को ऐड करके जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y1 बना, वो डिसाइड करेगा कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के अंदर जितनी वेव्स थी उसने, उनके कारण P पॉइंट पर कितना कंट्रीब्यूशन रहा इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। दोबारा से रिपीट कर देता हूं एक बार। प्लेन वेव फ्रंट को सर्कुलर रिंग्स में हमने डिवाइड किया, उनको मैंने हाफ पीरियड जोन्स बोला। एक हाफ पीरियड जोन के कारण निकलने वाली वेव्स जो P पॉइंट पे पहुंच रही थी उनको ऐड कर लिया, ऐड करके एक इक्वेशन बनी, उसका जो एम्पलीट्यूड है y1 है। तो y1 फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की सभी रेज का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और इसी एम्पलीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग P पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी बनेगी। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का P पॉइंट पर बनने वाली इंटेंसिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन y1, दैट्स इट। सिमिलरली जो सेकेंड हाफ पीरियड जोन है आपका इस तरीके से, उसके कारण भी सेम आप P पॉइंट पर वेव्स बना के कंट्रीब्यूशन देखोगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कंट्रीब्यूशन यहां पे y2 है, ठीक है। ऐसे थर्ड का देखोगे तो y3 y4, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात की है मैंने, y1 y2 y3 आर जस्ट मैग्नीट्यूड्स, क्लियर है। तो यहां तक हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ पीरियड जोन को देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण कंट्रीब्यूशन है y1, वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, हम इस बात को स्टडी करेंगे। इसको एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो आपका y1 है, y1 डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पर y1 डिपेंड करेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण जो वेव्स P पॉइंट पर पहुंची उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, y1 है। अब ये y1 किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, कहने का मतलब है मैं अगर y2 ले लूं या ऊपर की तरफ शिफ्ट होऊं, तो वो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू nth हाफ पीरियड जोन, आप ये मान लीजिए यहां पर कि yn की कंट्रीब्यूशन ऑफ nth हाफ पीरियड जोन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमें ये बात देखनी है। तो सबसे पहला फैक्टर है Rn, रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। जो रेडियस है उस पर y1 डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, आप एक बात खुद सोच के देखो। कोई भी आपका एक लाइट का सोर्स S है, और जो आपका जहां पर आप लाइट की इंटेंसिटी देखना चाहते हो वो पॉइंट जितना दूर होगा लाइट से, लाइट सोर्स से, मान लो आपका लाइट जहां पे लाइट की इंटेंसिटी देखनी यहां पे, तो यहां पे लाइट ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, तो उस पॉइंट पर पहुंचने वाली लाइट की इंटेंसिटी घटेगी। इसका मतलब जितना आपका R ज्यादा उतना yn ज्यादा कम। जितनी ऊपर का हाफ पीरियड जोन हम कंसीडर करेंगे उसका कंट्रीब्यूशन P पॉइंट पे उतना ही कम होगा। ये बात क्लियर है। सेकंड देखते हैं। सेकंड इज एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन, AN।
एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। जितना ज्यादा हाफ पीरियड का जोन का एरिया होगा उतनी ज्यादा वेव्स वहां से निकलेंगी और उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट पी होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वैल्यू वाई एन की। थर्ड होता है आपका ओब्लिगिटी फैक्टर। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओब्लिगिटी फैक्टर, एंड इट इज डिफाइंड एज 1 प्लस कोस थीटा एन बाय 2। अब यहां पे देखते हैं कोस थीटा क्या है। अगर मान लो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, सेकंड, थर्ड, मैं थर्ड हाफ पीरियड जोन की बात कर रहा हूं। थर्ड हाफ पीरियड जोन पे ये आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और जो ये एंगल है इसको बोलते हैं थीटा एन, कि जिस डायरेक्शन में रेज आ रही थी उनसे किस थीटा पर आप इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो। तो आपका जो पॉइंट P है वो जितना ज्यादा ओब्लीक होगा उतना कम उस हाफ पीरियड जोन के कारण क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। कहने का मतलब है P पॉइंट उन रेज से जितना ओब्लीक होगा, उसके जितना सामने होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और जितना ओब्लीक होगा उतना कम कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहां पर आप देखिए थीटा एन बढ़ेगा तो क्या होगा, वाई एन घटेगा। और यहां पर देखिए अगर थीटा बढ़ता है तो कोस थीटा घटेगा, मतलब थीटा बढ़ने से आपका जो ओब्लिगिटी फैक्टर है इट विल डिक्रीज। थीटा बढ़ने से कोस थीटा घटता है, ये आप आराम से बैठ के सोच लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाई ओब्लिगिटी फैक्टर और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आप इन तीनों फैक्टर्स को जब कंबाइन करेंगे तो आपका निकल के आएगा वाई एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओब्लिगिटी फैक्टर। तो आप बोल सकते हैं ए एन अपॉन आर एन 1 प्लस कोस थीटा एन बाय 2। अब ध्यान से देखिए, एन बढ़ेगा तो आर एन बढ़ेगा और n बढ़ेगा तो an पे क्या फर्क पड़ेगा ये भी देखते हैं एक बार। तो पहले रेडियस, एरिया, इन सब की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद वापस इसी एक्सप्रेशन पे आएंगे और ये देखेंगे कि n बढ़ने से जब हाफ पीरियड जोन का जो नंबरिंग है वो नंबरिंग बढ़ती है तो उस हाफ पीरियड जोन के कारण P पॉइंट पर जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता है या बढ़ता है। इस बात को वापस डिस्कस करेंगे, पहले आर एन और ए एन निकाल लेते हैं। तो आर एन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन में अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, O पॉइंट हो गया, M1 हो गया और P हो गया, ये B है और ये B प्लस लैम्डा बाई 2 है। अगर मैं सेकंड हाफ पीरियड जोन की बात करूं तो वहां पर रेडियस R2, B एंड B प्लस लैम्डा, ये पॉइंट आपका M2 और ये आपका O, ये P। अगर थर्ड हाफ पीरियड जोन की बात करें, रेडियस R3, O पॉइंट, M3, B और B प्लस 3/2 लैम्डा। अगर nth की बात करें तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखें। अगर मैं nth की बात करूंगा तो रेडियस विल बी आर एन, nth हाफ पीरियड जोन, और nth हाफ पीरियड जोन ये B हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस, देखिए यहां फर्स्ट हाफ पीरियड जोन था तो 1 इंटू लैम्डा बाई 2,
और यहां पर सेकंड था तो 2 इंटू लेमडा बाई 2 लेमडा आ गया, यहां पे क्या है 3 इंटू लेमडा बाई 2, तो ये हो जाएगा n इंटू लेमडा बाई 2। क्लियर है? अब इस इक्वेशन, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, हमें निकालना क्या है आर एन, तो आर एन विल बी दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस एन लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको रब कर लेते हैं एक बार, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर 4 प्लस 2ab, मतलब बी एन लेमडा माइनस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये कोई और चीज, कंप्लीट का अंडर रूट करेंगे आप, ये बी स्क्वायर इससे बी स्क्वायर से कट जाएगा, कितनी वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे हम कि लेमडा की वैल्यू, जो वेवलेंथ यहां पे यूज कर रहे हैं हम लाइट की, उसकी वैल्यू इस बी से बहुत स्मॉल है। अप्रोक्सीमेशन क्या है, लेमडा इज मच मच स्मॉलर देन बी, तो यहां पर लेमडा स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, आर एन की वैल्यू आ जाएगी आर एन इक्वल टू अंडर रूट बी एन लेमडा, अंडर रूट बी एन लेमडा। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल भी आ सकता है कि nth हाफ पीरियड जोन का रेडियस अंडर रूट बी एन लेमडा होता है, इस बात को आप प्रूव करो, तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर देंगे। तो एरिया तो आपने, रेडियस तो प्रूव कर दिया, और यहां देखिए जब n बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है, जब हम ऊपर जाएंगे तो हाफ पीरियड जोन का रेडियस बढ़ता चला जाएगा। अब देखते हैं एरिया, एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन। अगर फर्स्ट की बात करें तो पाई r1 स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। A2 की बात करें तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट का एरिया घटा देंगे तो आपका सेकंड हाफ पीरियड जोन का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड हाफ पीरियड जोन की जब बात करेंगे तो वो आ जाएगा पाई r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली जब आप n का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पाई आर एन स्क्वेयर माइनस आर एन माइनस 1 स्क्वेयर, एक पहले वाले हाफ पीरियड जोन का रेडियस का स्क्वेयर, मतलब उसका एरिया घटा देंगे, तो आपका आर एन कितना है, आर एन इज दिस, तो आर एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, आर एन प्लस 1 विल बी एन की जगह एन प्लस 1 आ जाएगा, और इनका स्क्वेयर घटाओ एक दूसरे में से, या n प्लस 1 लिख दिया मैंने, n माइनस 1 करोगे तो यहां पर आपका, यहां n माइनस 1 है तो यहां भी n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज यहां पुट करो आप, आर एन बी एन लेमडा, और दूसरे का आ जाएगा बी एन माइनस 1 लेमडा। इसको एक्सपेंड करोगे तो बी एन लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी लेमडा पाई बी लेमडा, एरिया विल बी ए एन विल बी पाई बी लेमडा। आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो बी एन लेमडा विल कैंसिल आउट फ्रॉम माइनस बी एन लेमडा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, बी लेमडा और पाई बाहर था, पाई बी लेमडा। ये आपका क्या हो गया, हालांकि ये आपका अप्रोक्सीमेट है, वो भी अप्रोक्सीमेट ही था क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन लिया था हमने, लेमडा को नेग्लेक्ट किया था।
तो इस तरीके से एरिया ऑफ nth हाफ पीरियड जोन क्या आ गया, पाई बी लैम्डा। ये भी प्रूव करना आपको आ सकता है। क्लियर है? तो हमने एरिया और रेडियस निकाल लिया। ये इसलिए निकाले हैं क्योंकि हम किसी nth हाफ पीरियड जोन का नेट कंट्रीब्यूशन n के साथ बढ़ता है या घटता है ये देखना चाह रहे थे। अब आप वापस इस इक्वेशन पे आ जाइए। आप मान लिए n का नंबर बढ़ रहा है, n के बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। एरिया क्या होगा, एरिया विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज उसके अंदर कोई टर्म n का नहीं आ रहा। इसका मतलब फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का भी वही एरिया है, सेकंड का भी वही, थर्ड का भी वही, तो एरिया वाले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। n बढ़ने से yn घटेगा। अब देखते हैं इसको, जब n बढ़ेगा, थीटा n बढ़ रहा है तो कोस थीटा n घटेगा, तो ये वाला टर्म, ये वाला फैक्टर भी पूरा क्या करेगा, घटेगा। तो ये देखो n बढ़ने से क्या हो रहा है, n बढ़ने से Rn बढ़ रहा है जिसके कारण Yn घटना चाहिए। n बढ़ने से आपके एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो Yn पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। n बढ़ने से आपका ओब्लिगेटी फैक्टर घट रहा है क्योंकि n बढ़ने से थीटा n बढ़ रहा है और थीटा n से बढ़ने से कोस थीटा घट रहा है, तो ओब्लिगेटी फैक्टर इज डिक्रीजिंग, सॉरी yn, xn इज डिक्रीजिंग, तो yn शुड डिक्रीज। तो यहां देखिए n, an और xn, एरिया कोई फर्क पड़ नहीं रहा, रेडियस बढ़ने से घट रहा है और xn घटने से वो घट रहा है, तो कुल मिला के n बढ़ने से आपका yn घटेगा। तीनों फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि n बढ़ने से yn घटेगा। इस बात का मतलब क्या हुआ पहले ये समझते हैं। अब देखिए yn क्या है, yn is resultant amplitude due to all waves originated from nth half period zone and reaches at point P। जो nth हाफ पीरियड जोन से जितनी रेज ओरिजिनेट हुई थी और P पॉइंट पर पहुंची, उन सब को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो आया yn, और yn हमें पता है n के बढ़ने से घट रहा है, तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का कंट्रीब्यूशन y1 will be greater than contribution of third, fourth, इस तरीके से आपका होगा। इतना क्लियर है? अब एक बात जो आपको याद रखनी है, रिगरस मैथमेटिक्स करने के बाद ये पता लगा कि आपका yn घट तो रहा है बट इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली, इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली। इस बात का क्या मतलब है, अगर कोई नंबर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास आज 10 रुपए थे, कल आपके पास 8 रुपए रह गए, कल नेक्स्ट डे आपके पास 6 रुपए रह गए, फिर आपके पास 4 रुपए, 2 रुपए। अगर आप जेब खर्ची इस तरीके से करते हैं कि हर रोज 10 में से 2-2 खर्च करते हैं तो आप लीनियरली डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जेब खर्ची मिली और पहले दिन, उसके बाद जेब में 10 रुपए जेब खर्ची मिली ही थी, अगले दिन ही उसने 10 के कितने कर दिए, 10 के 5 कर दिए और अगले दिन उसका 0 कर दिया। हालांकि ये लीनियरली है, आप ऐसा मान सकते हो कि 16 मान लीजिए कि 16 रुपए उसको मिले थे, अगले दिन 9 रह गए, अगले दिन कितने रह गए, 4 रह गए, अगले दिन 1 रह गया। ये लीनियरली नहीं घट रहा है। देखिए पहले दिन उसने कितने घटाए, 7 रुपए घटा दिए,
फिर उसके पास अगले 5 रुपए घटाए हैं, फिर नेक्स्ट डे 3 घटाए हैं, तो उसका जो डिक्रीज है वो हर रोज बराबर नहीं है, वो लीनियरली डिक्रीज नहीं है, ये क्वाड्रेटिक डिक्रीज है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो लीनियर डिक्रीज में आपकी वैल्यू हर रोज सेम तरीके से घटती है। अब लीनियर डिक्रीज में, अब इसको यहां से कैसे रिलेट कर रहे हैं, यहां से इसका मतलब है कि y1 की वैल्यू ज्यादा है, y2 की उससे कम है, y3 की उससे कम है। जैसे यहाँ पे 10, 8, 6 हो रहा था, तो ये भी लीनियरली डिक्रीज करेंगे। लीनियर डिक्रीज करने में एक बात हमेशा होती है, अगर आप किसी भी रैंडम नंबर को पकड़ोगे, ये नंबर उसके बगल वाले 2 नंबर्स का एवरेज होता है। 10 जमा 6 बटा 2 क्या होता है, 8 होता है। तो सिमिलरली आप यहां पे कोई भी नंबर पकड़ेंगे, मान लीजिए आप 4, आपने y4 को पकड़ लिया, तो y4 कैन बी रिटन एज y3 प्लस y5 बाय 2। तो लीनियरली डिक्रीज होने में ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि n बढ़ने से yn घटता है और वो लीनियरली डिक्रीज करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है भैया। अब देखिए हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया आपका कि nth हाफ पीरियड जोन के कारण आपका कंट्रीब्यूशन कैसे वेरी करता है एट पॉइंट P। अब देखते हैं P पॉइंट पर सभी हाफ पीरियड जोन का अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे सभी हाफ पीरियड जोन्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के कारण कंट्रीब्यूशन था y1, सेकंड के कारण था y2, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ये पॉइंट P, ये O, ये B था, ये B प्लस लैम्डा बाय 2 था। मतलब यहां से जो रे आएगी और जो यहां से जाएगी उनके बीच में लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है, और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस का मतलब है वो उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, दे आर आउट ऑफ फेज। कहने का मतलब एक का मैक्सिमा पहुंच रहा होगा उस टाइम पे, तो दूसरे का मिनिमा पहुंच रहा होगा। सिमिलरली जो ये रे है, दिस विल बी आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऐसे करके जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वेव्स हैं, दे आर आउट ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू वेव्स ऑफ सेकंड हाफ पीरियड जोन। तो फर्स्ट वालों का जो कंट्रीब्यूशन है सेकंड वालों का नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो जब भी आप कंट्रीब्यूशन सेकंड का यूज कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी नेगेटिव। अब थर्ड का b प्लस लैम्डा है, फिर से इन फेज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y1, उससे अगला फिर आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी आप पॉसिबल हाफ पीरियड जोन्स बना सकते थे उनके कारण कंट्रीब्यूशन अल्टरनेटिवली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको यदि मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, y1 कैन बी रिटन एज y1 प्लस y1 बाय 2 माइनस y2 प्लस y3 को भी ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, है ना, यहां तक एक ब्रैकेट लगा दी। अब y3/2 एक जो पार्ट बचा था वो नेक्स्ट में लिख लिया, y3/2 माइनस y4, y5 का एक पार्ट इस ब्रैकेट में और एक पार्ट नेक्स्ट ब्रैकेट में, माइनस y6 प्लस y7/2 एंड सो ऑन। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमें पता है कि जो y है इट इज डिक्रीजिंग लीनियरली, इसका मतलब y2 कैन बी रिटन एज एवरेज ऑफ y1 एंड y3। ठीक है, अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म में जब मैं y2 की जगह ये पुट करूंगा तो माइनस y1/2 बनेगा, वो इसको कैंसिल आउट करेगा, और जो प्लस y1 माइनस y3/2 बनेगा वो इसको कैंसिल करेगा। तो इसका मतलब ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी।
सिमिलरली y4 को भी मैं y3 और y5 का एवरेज लिख सकता हूं, दिस टर्म विल बी ऑल्सो बी 0, दिस टर्म विल ऑल्सो बी 0, और बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी y1/2। क्लियर है? y क्या है? कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन्स। y1 क्या है? कंट्रीब्यूशन ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। देखिए कितनी विशेष यहां पे एक सरप्राइजिंग सी बात निकल के आई है कि जो सारे हाफ पीरियड जोन्स का कंट्रीब्यूशन p पे था, टोटल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। मतलब सबने जितनी रेज यहां भेजी उन सब का कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है? पहले के आधे के बराबर। जितना पहला कंट्रीब्यूट करता है उसका भी यदि आधा कर दें तो उसके कारण उतना सारा टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि नेगेटिव्स के कारण, आउट ऑफ फेज होने के कारण बहुत सारे आपके फैक्टर्स कट रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रूव दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल हाफ पीरियड जोन्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा जाता है। एक तो ये एक रेडियस का डेरिवेशन और एक आपका एरिया का डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही किया है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें या तो सोर्स या स्क्रीन कोई एक या दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। फिर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमने वेव फ्रंट को रीजन्स में डिवाइड किया है और उन रीजन्स को हम हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं। हाफ पीरियड जोन्स का कंस्ट्रक्शन हमने देखा कि अल्टरनेटिव हाफ पीरियड जोन्स के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस होता है, इसलिए पहले का कंट्रीब्यूशन और दूसरे का कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ फेज होते हैं। ये हमने समझा। हमने अभी तक कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगाई है, बस ये देखा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट थी पॉइंट P पर, उसके कारण कितना कंट्रीब्यूशन पहुंचा। और फाइनल डेरिवेशन में हमने ये देखा कि कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल हाफ पीरियड जोन्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। तो हाफ पीरियड जोन के बारे में इतना ही पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।